गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन जी के द्वारा पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया है। प्लस साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे वादा किया है कि जो फ्रेश पोल्स होंगे, दोबारा इलेक्शंस होंगे, बहुत ही जल्द होंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना, तो जो ओपोनेंट्स हुआ करते थे शेख हसीना जी के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं खालिदा जिया की, इनको यहाँ पर जेल से रिहा कर दिया गया है। प्लस एट द सेम टाइम जो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे हसन महमूद और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इनको यहाँ पर आप नोटिस करोगे, इनको एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पर एक जो मुद्दा उठ के आया है वो ये है कि अब प्रधानमंत्री आने वाले कुछ टाइम के लिए कौन बनेगा। तो बांग्लादेश स्टूडेंट्स ने ना अभी के लिए यूनस जी को बोला है लीड करने के लिए। अब आप पूछेंगे ये यूनस जी कौन है। देखो, आप सभी ने ना नाम सुना होगा मोहम्मद यूनस का। अगर नहीं सुना तो मैं आपको याद दिलवा देता हूं। दरअसल में ये एक नोबेल प्राइज विनर है ऑलरेडी। आप लोगों ने बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के बारे में सुना होगा। ये ग्रामीण बैंक एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया माना गया है, क्योंकि इसी ग्रामीण बैंक के माध्यम से जो वहाँ के लोग हैं, स्पेशली वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनको बिल्कुल छोटे छोटे लोन्स दिए जाते थे, जिनको हम माइक्रो फाइनेंस के नाम से जानते हैं। जब भी आप लोगों ने माइक्रो फाइनेंस कहीं से भी पढ़ा होगा ना, आई एम श्योर आपने वहाँ पर मोहम्मद यूनस जी का नाम सुना ही होगा, क्योंकि ये उन्हीं का ही आइडिया था कि कैसे गरीबी को कम करने के लिए माइक्रो फाइनेंस मॉडल, जिसके माध्यम से छोटे कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जा सकते हैं पुअर लोगों को, स्पेशली महिलाओं को, जिसके माध्यम से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे सामने निकल के आते हैं बांग्लादेश से, जिस वजह से बांग्लादेश में काफी हद तक गरीबी को कम करने के अंदर मदद मिलती है। तो ये सारा का सारा आइडिया किसी और का नहीं, मोहम्मद यूनस जी का ही था। तो इनको बोला गया है कि आप लीड कीजिए, एंड ऐसा बताया जा रहा है इन्होंने हामी फिलहाल के लिए दे भी दी है कि डेफिनेटली कुछ टाइम तक ये लीड कर सकते हैं। तो काफी हालात यहाँ पे इस तरह से हैं। आने वाले दिनों में पता लगेगा कि बांग्लादेश में चीजें कैसे बदलती हैं। दोस्तों, डेट है आज की 7 अगस्त 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। हाँ जी, तो पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा रैंसमवेयर अटैक के बारे में। देखो, दरअसल में ना एक कंपनी है सी एज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये आपके अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स को, आपके रीजनल रूरल बैंक्स को टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि इस कंपनी के ऊपर ना रैंसमवेयर अटैक हो गया। अब आप लोग रैंसम तो जानते ही होंगे। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। और जब जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्ड भी जानते होंगे मालवेयर। मालवेयर जो वर्ड आया है वो आपका मिलीशियस सॉफ्टवेयर से आया है। मिलीशियस मतलब होता है कोई खराब इंटेंशन, और सॉफ्टवेयर है तो कहीं ना कहीं आपके लैपटॉप, आपके फोन्स, आपके इस तरह किसी भी चीज के अंदर कुछ गड़बड़ करने के चक्कर से कोई चीज जब करी जाती है तो उसको हम मॉलवेयर बोल देते हैं। एंड जब आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास वर्ड आया रैंसमवेयर। तो होता क्या है ना, यहाँ पर आपका लैपटॉप या जिस भी डिवाइस के अंदर जो भी डेटा होता है, वो सारा का सारा डेटा लॉक हो जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने इस डेटा को यूज करना है, वापस से रीयूजेबल बनाना है उस डेटा को, तो आपको ना रैंसम यानी कि फिरौती देनी पड़ेगी। समझ गए? तो अगर आप वो फिरौती दे देते हो तो अकॉर्डिंगली आपका डेटा वापस से रिकवर हो जाता है। इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। रैंसमवेयर इस तरह से काम करता है। अब एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, थोड़ा सा आप लोग इनक्रिप्शन के बारे में समझते होंगे। लेट से आपने एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना है, तो इनक्रिप्शन के माध्यम से आप उसको सिक्योरली भेजने की कोशिश करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका डेटा है, एंड इसको एक की के साथ ना यहाँ पर इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, तो डेटा आपका इनक्रिप्टेड हो जाता है, बेसिकली एक तरह से कोडेड फॉर्मेट में आ जाता है। अब ये कोड क्योंकि इनक्रिप्टेड है तो किसी को यहाँ पे समझ नहीं आएगा, तो अनरीडेबल बन जाएगा। तो इसके वापस से रीड करने के लिए ना एक डिक्रिप्शन की चाहिए होती है। पर जब मैं बात करता हूँ रैंसमवेयर की, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से आपका ओरिजिनल डेटा को इनक्रिप्टेड वर्जन के अंदर क्रिएट कर दिया गया, जिसकी वजह से डेटा तो है आपके पास, पर डेटा आपके लिए इनएक्सेसिबल हो चुका है। उसके लिए आपके पास डिक्रिप्शन की होगी, तभी आप वापस से उसको डिक्रिप्ट कर पाओगे। तो वो जो आपका रैंसमवेयर वाला बंदा है, वो एक तरह से फिरौती मांगेगा ताकि आपको डिक्रिप्शन की मिल पाए, एंड अकॉर्डिंगली आपका डेटा वापस से ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर आ पाए। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे वर्क करता है। अब इंपॉर्टेंट बात देखो ये भी हो जाती है कि आप नोटिस करोगे हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स, हमारे रीजनल रूरल बैंक्स, उनके साथ ये चीज हुई है। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी कंपनी इनके साथ डील करती है उसके साथ ये चीज हुई है, तो अपने आप में बहुत कंसर्निंग भी ये बन जाता है। आरआर20 के बारे में आप जानते ही होंगे।
आरआरबीज की जो एस्टेब्लिश किया गया था वो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप जो 1975 में फॉर्म हुआ था उसके रिकमेंडेशन के ऊपर फॉर्म हुआ था। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे एक एक्ट आता है आरआरबी एक्ट ऑफ 1976, जिसके माध्यम से आपका मेजर फोकस रहता है आपके जो रूरल एरियाज के अंदर चीजें हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया एंड बाकी रूरल सेक्टर्स को अच्छे से प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के अंदर क्रेडिट प्रोवाइड करना। ऐसा ना हो कि उनके पास जो लोन पहुंचे वो सिर्फ और सिर्फ मनी लेंडर्स के माध्यम से पहुंचे, नहीं, हम चाहते हैं उन तक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को पहुंचाना। तो उसके लिए इनको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है वो लिमिटेड होता है, जैसा कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज हुई। तो कोऑपरेटिव बैंक्स आपके वो बैंक्स होते हैं जहां पर आपको नोटिस करने को मिलता है जो कि कॉपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं, यानी कि जो इसके मेंबर्स होते हैं वही एक तरह से इस कोऑपरेटिव बैंक्स के ओनर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, राइट। एंड साथ साथ ये रूरल अर्बन दो डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स के अंदर काम करते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। हालांकि देखो इनकी वर्किंग के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के जो था उनकी वर्किंग पिछले कुछ सालों में बदलाव किया गया था, तो उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। तो इस तरह से आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक इस तरह से डिवाइड है। एंड साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर आपका जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, राइट, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है। ऊपर आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल के ऊपर, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक डीसीसीबी जिनको हम बोलते हैं, एंड लास्टली आपके जो पैक्स वगैरह आ जाते हैं ये विलेज लेवल के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। एंड इसी तरह से आपके आरआरबीजी आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा एम्सकेप सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो इसको समझेंगे पर पहले हमें ना थोड़ा सा डायबिटीज को रिवाइज कर लेना इंपॉर्टेंट है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना डायबिटीज, जिसको हम लोग अब आम बोलचाल की भाषा में शुगर के नाम से भी बोल देते हैं। अब डायबिटीज आखिर होती क्यों है? बेसिकली ना डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जब आपका ब्लड शुगर, या जिसको मैं बोलूं ग्लूकोज, ये जो ब्लड शुगर लेवल है ना ये बहुत ज्यादा हाई जब हो जाता है ना, उसको हम डायबिटीज की कंडीशन बोल देते हैं। अब डायबिटीज होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो पहला कारण ये है कि आपका जो पैनक्रियाज है वो उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा जितना उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, दैट इज वन रीजन। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो आपकी बॉडी है वो आपके इंसुलिन के ऊपर रिएक्ट ही ना करे, रिएक्ट कह लो, या फिर कि आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया है इंसुलिन के रिगार्डिंग। ये दो कंडीशंस हो सकती हैं आपकी डायबिटीज होने की, या तो पैनक्रियाज आपका इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा या बहुत ही कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन के इफेक्ट्स के लिए प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। अब इसी बेसिस के ऊपर इसको दो तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। एक होती है आपकी टाइप 1 डायबिटीज, एक होती है आपकी टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज वही है जहां पर पैनक्रियाज आपका प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा इंसुलिन। ये जनरली ऐसा देखा गया है कि यंग एज के लोगों के अंदर देखने को मिलती है, स्पेशली जिनकी उम्र 40 साल होती है, मतलब 40 से कम होती है बेसिकली। इसको प्रिवेंट करना अपने आप में काफी मुश्किल होता है एंड इसके लिए यहाँ पर इंसुलिन थेरेपी हमें देखने को मिल जाएगी। जब मैं बात करता हूँ टाइप 2, ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग है, जब आपकी बॉडी बेसिकली रिस्पॉन्ड नहीं करती इंसुलिन के लिए। ये ज्यादातर आपके 40 साल से ज्यादा उम्र वालों को होती है, बेसिकली आपके ओल्डर एज लोगों के अंदर ज्यादा देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि इसको ना आप प्रिवेंट कर सकते हो विद लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि वो लोग जो कहीं ना कहीं लेट से खराब खाना खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी डाइट अच्छी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी काफी कम है, बॉडी वेट ओबेसिटी मोटापा बहुत ज्यादा आ चुका है, उन लोगों के अंदर ज्यादा खतरा रहता है टाइप 2 डायबिटीज होने का। समझ गए? तो ये दो फर्क आपको पता होना चाहिए आपको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बीच में कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, जैसे एक तरह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलता, एंड कैसे होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब एक्चुअल में हुआ क्या है ना, टेलीमेडिसिन की इंपॉर्टेंस आप जानते होंगे कि किस तरह से आप बैठे बिठाए किसी के साथ भी, किसी डॉक्टर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। यही है टेलीमेडिसिन का फायदा। अब एम्स दिल्ली ने भी एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर बनाया है जिसके माध्यम से स्पेशलाइज्ड डायबिटीज केयर आपके रूरल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स तक भी पहुंच जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है ना इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के माध्यम से, अब यहाँ पर आपके जो लोकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल होंगे, मान लो आप किसी गांव में रहते हो, वहां पर आपका जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होगा आपके गांव या आपके छोटे एरिया के आसपास, वो पूरा पेशेंट का डेटा यहाँ पे डाल देगा कि भाई उस बंदे का बीपी क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, ब्लड शुगर क्या है। तो अकॉर्डिंगली आप नोटिस करोगे ना कि इसके माध्यम से वो सॉफ्टवेयर सारा कुछ आपको बता देगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस बंदे को डायबिटीज होने की, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं,
क्या इश्यूज हैं, क्या डायग्नोस कैसे हम कर सकते हैं, बाकी और सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन वो सारा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन आपको दे देगा। तो ये सॉफ्टवेयर का जो इफेक्टिवनेस होगी कहीं ना कहीं फिर अकॉर्डिंगली इसको और बाकी जो आपके नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव जैसे आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, उसके साथ भी यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसके माध्यम से डेटा को शेयर करना एंड कोलैबोरेट करना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से एम्स के द्वारा यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है NUE के बारे में, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी के बारे में। थोड़ा सा हमें इसके बारे में जानना जरूरी बन जाता है। देखो ये मुद्दा क्या है ये तो हम डिस्कस करेंगे, पर पहले आप ये समझ लीजिए कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी आखिर होती क्या है। जब मैं बात करता हूँ ना NUE की, इसका मतलब ये है कि कितना आप नाइट्रोजन इनपुट दे रहे हो, बेसिकली आपने कितना नाइट्रोजन अप्लाई किया वर्सेस कितना क्रॉप्स ने यूटिलाइज किया उसको। सिंपली आपको बताऊं, डिनोमिनेटर में आप डालो कि कितना नाइट्रोजन अप्लाई किया गया एंड न्यूमरेटर में आपका आएगा कितना नाइट्रोजन आपके क्रॉप्स तक पहुंचा, उसको इफेक्टिवली यूज किया। अब मुझे बताओ ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आप इनपुट इतना दे रहे हो, उसका जितना आउटपुट ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया बात है। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि आप डाले जा रहे हो पर एफिशिएंसी कम है और आपकी क्रॉप्स तक उसका फायदा पहुंच नहीं रहा, राइट। तो अगर NUE ज्यादा होता है ना, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये है कि हम कम नाइट्रोजन डालकर भी अपने प्लांट्स तक, अपने क्रॉप्स तक अच्छे से नाइट्रोजन को पहुंचा पाएंगे अगर उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पे स्टडीज पब्लिश करी गई हैं, वहां पर ऐसा देखा गया है कि कुछ हमारी क्रॉप्स हैं जिनकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल खीरा हो गया, इसके अलावा CR धान हो गया, ये आपकी चावल की ही एक वैरायटी है। उसके साथ साथ जब मैं बात करूं धाला हीरा की, ये भी दरअसल में आपकी चावल की ही आपको एक वैरायटी देखने को मिल जाएगी। अब नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी का ज्यादा होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ राइस के केस में, क्योंकि अगर हमें एग्रीकल्चर के अंदर सस्टेनेबिलिटी लानी है ना, तो राइस के रिगार्डिंग जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं उनको हमें टैकल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा देखा गया है कि अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया की, ग्लोबली अगर मैं बात करूं, तो ऐसा देखा जाता है कि लगभग $170 बिलियन वेस्ट हो जाता है हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की वजह से। क्यों वेस्ट हो जाता है? क्योंकि हम इनपुट तो दिए जा रहे हैं पर आउटपुट उसका है ही नहीं। ये नंबर तो ग्लोबली मैंने आपको बताया, अगर आप ये नंबर को भारत में देखना चाहो तो भारत में जो वेस्टेज है ना फर्टिलाइजर की, वो हर साल 1 लाख करोड़ रुपया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हमें पता क्या चाहिए कि अगर हमें नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी हम बढ़ा दें तो एक तो ये पैसा हमारा बच सकता है, प्लस एट द सेम टाइम ऐसा बताया गया है इसी पर्टिकुलर जर्नल के द्वारा जो यहाँ पे पब्लिश करी गई है कि यहाँ पर पिछले 50 साल के अंदर जो एनवायरनमेंट को इतना बड़ा कंसर्न आया है ना, उसमें एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ पे जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है वो लो है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को हम बढ़िया करें ताकि ये सारे इश्यूज को हम यहाँ पे टैकल कर पाए। यहाँ पे ये सारे नंबर्स आपके लिए दिए भी हुए हैं, कितना वेस्टेज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, प्लस एट द सेम टाइम क्रॉप यील्ड को मैक्सिमाइज करने के अंदर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी का बढ़िया होना इंपॉर्टेंट बात है। प्लस एट द सेम टाइम एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेज जो खराब होते हैं उनको ठीक करने के लिए भी NUE ज़्यादा होगा, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाउस गैस एमिशन से हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं, प्लस यूट्रोफिकेशन जो होता है, जो पानी के जो बॉडीज होती हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स फ्लो करके चले जाते हैं, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम को हार्म होता है, फिशेस को हार्म होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सब जो इश्यूज आते हैं ना कहीं ये नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बेटर करने से चीज़ें ये टैकल करी जा सकती हैं। बाकी आपके किसानों को भी फायदा होगा क्योंकि फर्टिलाइजर की कॉस्ट कम हो जाएगी, इन्वायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा आप नोटिस करोगे कि भारत तो जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ना 2022 का, उसका डेफिनेटली हम एक सिग्नेटरी हैं, एंड जिसके माध्यम से कंट्रीज की यही कोशिश है कि अपने न्यूट्रिएंट वेस्ट से, जो भी उनका न्यूट्रिएंट वेस्ट है, उनको यहाँ पर आधा कर पाएं बाय 2030। तो उस ग्लोबल कमिटमेंट को फुलफिल करने के अंदर भी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़िया करना इंपॉर्टेंट कदम बन जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है SPI इंडेक्स के बारे में, स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स।
पहला थोड़ा मैं आपको इसको बता देता हूँ। दरअसल में 1993 के अंदर मैकी के द्वारा यहाँ पर इस टूल को डेवलप किया गया, स्टैंडर्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स। अब प्रेसिपिटेशन से आप मीनिंग समझ गए होंगे, कहीं ना कहीं ये वाटर के साथ लिंक होगा, पर किस तरह से? एक्चुअल में ये लिंक्ड है आपके ड्रॉट के साथ, आपके सूखे के साथ। तो सूखे को डिफाइन करना, मॉनिटर करना, उसके लिए यहाँ पर एक टूल बनाया गया था। इसके साथ ही साथ किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वेट रहता है, उसको डिटर्मिन करना भी इस पर्टिकुलर इंडेक्स से आसान हो जाता है। तो इसके अंदर होता कुछ नहीं है कि आपके ना डेटा वगैरह यहाँ पे देखा जाता है कि पिछले कुछ समय के अंदर किस तरह से किसी जगह के ऊपर कितनी बारिश हुई है, उसके हिसाब से पूरा का पूरा डेटा उनके पास आ जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली फिर उस मॉडल के अंदर इस चीज़ को डाला जाएगा, जो कि फिर प्रिडिक्ट कर पाएगा कि फ्यूचर के अंदर अगर हम बात करें तो किस तरह के कितने ड्राई स्पेल्स रह सकते हैं, कितने वेट स्पेल्स रह सकते हैं, एंड उसके हिसाब से चीज़ें करी जा सकती हैं। ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स की, अगर मान लो वो नंबर आता है हमें नेगेटिव देखने को मिला है, इसका मतलब ये है कि पानी की एक तरह से हमें यहाँ पे शॉर्टेज देखने को मिल जाती है। वेरस नंबर अगर पॉजिटिव आता है तो वहां पर एक हमें सरप्लस वाटर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसके साथ ही साथ ना इस पर्टिकुलर इंडेक्स को नॉर्मलाइज भी किया जाता है, क्योंकि देखो हर जगह का अपना अपना कंडीशंस होती हैं, तो उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स के हिसाब से उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है, राइट। अलग अलग टाइम स्केल्स के ऊपर आप इसको कंप्यूट कर सकते हो, चाहे तो शॉर्ट टाइम के ऊपर या लॉन्ग टाइम के ऊपर, पिछले 5 साल का डेटा, 15 साल का डेटा, उस हिसाब से इसको चेंजेस करे जा सकते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो रिसेंट टाइम्स के अंदर इन्वायरमेंट चेंजेस आए हैं उसको भी हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर पाएं। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स। अब इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रेंड्स यहाँ पे नोटिस करे हुए हैं। उस पर्टिकुलर ट्रेंड्स के अंदर ये पाया गया है कि अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 के अंदर एक्सट्रीमली ड्राई और सिवियरली ड्राई कंडीशंस हमें हमारे ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर देखने को मिली। जैसे ये सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन सब स्टेट्स के अंदर एक्सट्रीमली ड्राई एंड सिवियरली ड्राई कंडीशंस देखने को मिली। एंड इवन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर में भी ये सेम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें, जो बात होती है आपके एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट की, वो कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फ्लड्स की, तो ऐसा देखा गया है कि 2017 के अंदर 8 ऐसी स्टेट्स थी जो मेजर फ्लड से इफेक्टेड थी, पर 2021 के अंदर ये नंबर आपका स्टेट्स का 8 से बढ़ते हुए 15 हो चुका है। तो यानी कि हम इस पर्टिकुलर डेटा से क्लियरली बता सकते हैं कि कैसे एक्सट्रीम फ्लड्स या फ्लड वाली सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स के बारे में। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा एल्डरमैन के बारे में। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप ये समझो कि आखिर एल्डरमैन होते क्या हैं। अब एक्चुअल में क्या है एल्डरमैन, जब आता है ना वर्ड, ये वर्ड आया है मेंबर ऑफ अ सिटी काउंसिल और म्यूनिसिपल बॉडी के लिए। एक ऐसा इंसान जो सिटी काउंसिल या म्यूनिसिपल बॉडी का मेंबर होता है उसको हम एल्डरमैन बोलते हैं, ठीक है। अब जब दोस्तों मैं बात करता हूँ दिल्ली की, तो दिल्ली दरअसल में अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड है। इस तरह से टोटल आपको 12 जोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और जोन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वार्ड कमेटी भी देखने को मिल जाती है। अब वार्ड कमेटी जो है उसके अंदर कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है, प्लस उसके साथ साथ वहां पर हमें एल्डरमैन देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, एल्डरमैन एक ऐसा पर्सन होता है जो बेसिकली नॉमिनेट किया जाता है, जैसे मैंने कहा सिटी काउंसिल या म्यूनिसिपल बॉडी का ही मेंबर होता है। अब उस चीज की फंक्शनिंग के लिए, वार्ड कमेटी की फंक्शनिंग के लिए एल्डरमैन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? एक्चुअल में एल्डरमैन की अगर हम बात करें ना, तो एमसीडी मीटिंग्स के अंदर तो वोटिंग का हक नहीं होता, पर यहाँ पर एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ना, उसके अंदर वोट ये डेफिनेटली कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो आप नोटिस करोगे, जो 12 वार्ड कमेटीज हमें देखने को मिल जाती हैं, उनको यहाँ पर मेंबर को इलेक्ट करना पड़ता है अपनी मीटिंग के अंदर ही। तो इसके अंदर जो वोटिंग वगैरह का प्रोसेस होता है ना, उस वोट के अंदर मतलब वोट का हक वहां पर एल्डरमैन के पास भी है एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम जो 6 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली एमसीडी हाउस के द्वारा ही चूज किए जाते हैं। वहां पर भी एल्डरमैन की वोटिंग हमें देखने को मिल जाती है। एल्डरमैन कैन वोट फॉर दोस थिंग्स, राइट। प्लस एट द सेम टाइम एक कैंडिडेट की तरह खड़ा होना हो तो स्टैंडिंग कमेटी के लिए मेंबर के तौर के ऊपर यहाँ पर एल्डरमैन भी यहाँ पे खड़ा हो सकता है। तो एल्डरमैन के पास काफी हद तक हमें पावर्स देखने को मिल जाती है स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस के अंदर, एमसीडी इन हाउस इलेक्शंस के अंदर, एंड वार्ड कमेटी मीटिंग्स के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम जो वोटिंग प्रोसेस के अंदर स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक एल्डरमैन पार्टिसिपेशन वहां पे हमें फिक्स नहीं हो जाता। इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी देखो इतने सारे काम करती है,
अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होना हो सकता है 5 करोड़ से ज़्यादा जिनमें खर्चा हो, एमसीडी ऑफिसर्स को अपॉइंट करना हो गया, बजट को रिवाइज करना हो गया, या फिर कुछ और चीज़ को अप्रूव करना हो गया, वहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी का रोल आता है। और क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का रोल आएगा तो कहीं ना कहीं एल्डरमैन का भी रोल आएगा। तो डेफिनेटली एल्डरमैन का रोल तो है, ये तो हमें बात समझ आ गई। अब अगर आप नोटिस करो ना, जब हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की सिचुएशन बड़ी ही गंभीर हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि देखो दिल्ली में एलजी भी है और दिल्ली में हमारे चीफ मिनिस्टर भी हैं, या रेदर आई शुड से दिल्ली में सरकार भी है, राइट। अब होता क्या है टेक्निकली, तो अगर हम बात करें 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के जजमेंट के अंदर कहा था कि जो दिल्ली की एलजी हैं उनको काम करना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के ऊपर इन ऑल द मैटर एक्सेप्ट, जो कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल जो 3 एक्सक्लूडेड सब्जेक्ट्स हैं उसके बिसाइड्स, जैसे आपका लैंड हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, ये मुद्दों के अंदर अगर हम छोड़ देना, बाकी जगह के ऊपर यहाँ पर एलजी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात माननी पड़ेगी। ऐसा तो 2018 के जजमेंट ने बोला। पर अगर मैं बात करूं एक डीएमसी एक्ट है 1957 का, वहां पर बात करता है कि आपके एलजी साहब के पास ये पावर है कहीं ना कहीं एल्डरमैन को नॉमिनेट करने की, एंड वो बोलता है कि यहाँ पर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर द्वंद को एक तरह से बता दिया है कि अब पता क्या है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एल्डरमैन है ना, वो डायरेक्टली एलजी साहब नॉमिनेट कर सकते हैं। वहां पर एलजी साहब को चीफ मिनिस्टर या दिल्ली की सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं इसको एल्डरमैन अपॉइंट कर दूं या ना करूं। एलजी साहब की जो मर्जी होगी उसको एल्डरमैन की तरह अपॉइंट किया जा सकता है, उसमें सरकार की एड एंड एडवाइस मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्लैरिफाई कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही थी कि किस एक्ट के माध्यम से जाएं, क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 का उसके हिसाब से जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्लैरिफाई कर दिया है कि एल्डरमैन अपॉइंट करने की जो पावर है वो दिल्ली के एलजी के पास डेफिनेटली हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। अब चल लेते हैं अपने पीवाईक्यूज की तरफ। आज आपके सामने 2 क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आप मुझे कमेंट से बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक आपको देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, एंड दूसरा होमवर्क आपके लिए रहेगा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में। तो इन दोनों का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। कल मैंने जो होमवर्क दिया था, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यूपीएससी ने ना अक्सर पता क्या करता है, 2 स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज कर देता है, एंड यहाँ भी इनफैक्ट यही करा गया है। होता क्या है, जब मैं बात करता हूँ आपके लो एंड थिक क्लाउड्स की, दरअसल में ये लो थिक क्लाउड्स ही प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या रेदर आई शुड से प्राइमरीली रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को, एंड कहीं ना कहीं धरती के सरफेस को कूल करते हैं। तो हाई क्लाउड जैसा नहीं करते बल्कि लो क्लाउड जैसा करते हैं, तो पहला गलत हो गया। एंड जब मैं बात करता हूँ दूसरे स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं हाई क्लाउड्स की, ना कि लो क्लाउड्स की, तो हाई क्लाउड्स आपके ना जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन होते हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं, राइट। इसके साथ ही साथ जो भी आउटगोइंग आपका इंफ्रारेड रेडिएशन होता है उसको यहाँ पे ट्रैप भी कर लेते हैं, राइट। एंड इस तरह से धरती के सरफेस को कहीं ना कहीं गर्म रखने की कोशिश करते हैं। तो ये लो क्लाउड्स का नहीं काम रहता, ये आपके हाई क्लाउड्स होते हैं। तो दोनों इंटरचेंज की स्टेटमेंट, इसलिए यहाँ पे नीदर वन नॉट टू विल बी द करेक्ट आंसर, दोनों दोनों यहाँ पे हमें इनकरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो था वेस्टर्लीज के बारे में। देखो वेस्टर्लीज इतनी ज़्यादा पावरफुल साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर इसीलिए होती हैं क्योंकि अगर हम बात करें ना सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो लैंड मास होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर आप इसको डेटा के साथ चेक करना चाहते हो तो आप नोटिस भी कर पाओगे कि सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ना लगभग 20% आपको लैंड मास देखने को मिलेगा, एंड लगभग 80% आपको वाटर देखने को मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ नदर्न हेमिस्फेयर की, तो नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर लैंड मास लगभग 40% है, एंड आपका वाटर जो है आपका वो 60% देखने को मिल जाएगा। इसी कारण से वेस्टर्लीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं, परसिस्टेंट रहती हैं इन सदर्न हेमिस्फेयर। कोरियोलिस फोर्स की बात करें तो चाहे आपके नदर्न हेमिस्फेयर की बात कर लो या सदर्न हेमिस्फेयर की बात कर लो, उन दोनों में सेम ही हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये बात आपकी गलत है, पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वन ओनली विल द राइट आंसर। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स की, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो मैंने होमवर्क दिया था एक था बेली ब्रिज के बारे में, तो बेली ब्रिज के बारे में स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की, ये आपके गुजरात जामनगर में आपको स्टैब्लिश होता हुआ देखने को मिला था 2023 के अंदर, तो सेकंड आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। एएसआई के बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं, एंड इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं न्याय श्रुति की, श्रुति का मैंने आपको मीनिंग बताया था कैसे आप विटनेस को सुन सकते हो यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।